नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस बार मॉनसून सत्र में सरकार करीब 23 विधेयकों को पास कराने की तैयारी में है। सरकार कुल 17 नए बिल लाएगी, जबकि 6 बिल पहले ही टेबल किए जा चुके हैं। मॉनसून सत्र में हाल ही में जारी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस की जगह लेने वाले 3 बिल भी शामिल हैं, जिनमें द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021, द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021, the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Bill 2021 शामिल हैं। 3 अध्यादेशों की जगह लेने वाले बिल के अलावा जिन बिलों को संसद में पेश किया जाना है, उनमें डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, कोल बेयरिंग एरिया बिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंटेनमेंट बिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बिल समेत अन्य कई ऐसे बिल हैं जो शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि इस मॉनसून सत्र में 19 बैठकें होंगी और साथ ही उन्होंने कहा है कि सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन में आरटी-पीसीआर टेस्ट की सुविधा सभी सदस्यों और पत्रकारों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। कुछ लोगों को छोड़कर सभी सदस्यों ने वैक्सीन लगवा ली है। कुछ सदस्यों को कोविड के लक्षण थे, कुछ मेडिकल कारण से वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं। जहां तक सेक्रेटेरिएट सचिवालय की बात है तो स्टाफ ने भी वैक्सीन लगवा ली है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का जो सत्र है उसका समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और सभी कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। देश देशांतर में आज हम संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों और एजेंडे पर बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं 2 खास मेहमान। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे साथ पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मैनेजर जयराज पांड्या भी इस चर्चा में शामिल हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय सिंह जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। कोरोना की चुनौती और संसद का मॉनसून सत्र कितना अहम रहने वाला है? देखिए, एक तो काफी अहम है। एक तो आपने बिल के बारे में बताया, जो तमाम बिल्स पे चर्चा होगी और पैसेज होगा। उसके साथ ही ये एक ऐसे समय में आता है जिस समय हम रिकवरी के पाथ पे भी बढ़ रहे हैं और साथ में तीसरे जो थर्ड वेव का खतरा भी है। तो मेरे ख्याल में विपक्ष इस पे काफी कुछ बात करना चाहेगा। वो कई तरह के मुद्दे उठाएंगे, उठाने भी चाहिए। विपक्ष का काम ये होता है कि वो ऐसे मुद्दे लेकर के आए और मुझे लगता है सरकार को भी काफी कुछ इसमें कहने को होगा कि उन्होंने किस तरह से वो पहले सिचुएशन हैंडल की, आगे की क्या तैयारियां हैं। और उसके साथ एक चीज और होता है कि संसद से जो बात निकल करके जाती है वो देश भर में जाती है। आखिरकार वहां देश भर के जनप्रतिनिधि बैठे होते हैं, तो उनका कहना वहां पे काफी अहम हो जाता है, क्योंकि वो बातें सदन के टेबल पे जो कही जाती है वो रिकॉर्ड की चीजें होती है और सरकार भी उसको करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। दूसरी चीज ये है कि ये जब सत्र इस समय में हो रहा है तो आप देखिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, लेकिन दोनों सदन साथ साथ चल रहे हैं। अपने आप में ये काफी बड़ी चीज है। एक और भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिमंडल का समूह जो है उसका पुनर्गठन हुआ है। उसमें से 43 सारे नए तो नहीं है, 43 में 7 प्रमोशन वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें फिर से सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। जो नए लोग आते हैं तो एक नई तरह की ऊर्जा का संचार होगा। विपक्ष भी जानना चाहेगा, जो पक्ष के लोग हैं उनके बीच में भी एक नई चीज रहती है कि ये नए मंत्री आए हैं। तो आते आते मतलब सदन में आप जब भी जाते हैं, नया प्रभार भी बदला है, रिशफल भी हुआ है। तो अब जो वो एक दौर आएगा जिसमें वो सवाल आएंगे, उनको तमाम विषय पे जो बहस होंगी या जो बिल्स आएंगे उन पे अब नए मंत्री या नए प्रभार वाले मंत्री उनको चर्चा करनी होगी। और राज्यसभा एक नया स्वरूप देखेगा। नेता प्रतिपक्ष और नेता सत्ता पक्ष, वो दोनों ही मतलब इस बार वो चेहरे बदले हुए हैं। गुलाम नबी आजाद के जगह पे वहाँ लोकसभा में पूर्व जो कांग्रेस के नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे वो हैं, और सत्ता पक्ष की तरफ से पीयूष गोयल होंगे। तो ये कुछ सिनेरियो जो होगी, लोग भी इस चीज को देखना चाहेंगे कि वो कैसे आगे इवॉल्व करता है, किस तरह से निकल करके आती हैं। पहले दिन से ही वो थोड़ी उत्सुकता हो गई कि नए लोग आए हैं, वो किस तरह से व्यवस्थाएं भी इस बार 11 बजे से दोनों सदन जब चालू होगा तो वो चीज देखने वाली होगी। बिल्कुल। जयराज पांड्या, कुल अगर एजेंडे का पर हम नजर डालें तो करीब 23 बिल, जिनमें 17 नए बिल, 3 अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल, कामकाज के लिहाज से आपकी नजर में कितना अहम एजेंडा नजर आ रहा है?
जी प्रीति जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात संजय जी ने भी शुरू में अपने वक्तव्य में बताई थी कि मॉनसून सेशन जो रहता है वो साल के शुरू में जो बजट सेशन होता है उसमें राष्ट्रपति जी अपना जो संबोधन करते हैं उसमें एक तरीके से वो पूरे वर्ष के दौरान जो सरकार का जो एक लेजिस्लेटिव एजेंडा रहता है तो उसको कैसे विधेयकों के जो लेजिस्लेटिव फोकस जो होता है उसमें मॉनसून सेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जैसे आपने भी इस बात को मेंशन किया था कि कोविड प्रोटोकॉल के कोविड की वजह से पिछले वर्ष हमने मॉनसून सेशन थोड़ा लेट हुआ था और उसके बाद विंटर सेशन हो नहीं पाया था। इस बार कोविड के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मॉनसून सेशन उसी तरीके से दोनों सेशन साइमल्टेनियस एक दूसरे के साथ चलेंगे। जैसे पहले होता था, ओम बिरला जी ने जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि सारे कोविड प्रोटोकॉलों को का सम्मान करते हुए ये होगा। तो इससे एक चीज ये भी होगी कि दोनों सदन जब साथ चलेंगे तो कार्यवाही का जो एक एफिशिएंसी और जो स्पीड रहती है वो भी जैसे पहले देखा जाता था कि जैसे लेजिस्लेटिव एजेंडा जो दोनों सदनों में रहता था वो उसी गति से आगे बढ़ेगा। अब मैं अगर विधेयकों की बात करूं जो बताए गए हैं कि जो इस सेशन में जिनको पारित करने का जो एजेंडा रखा गया है तो उसमें ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स का एक जो बिल है जो रखा गया है जो आने वाला है। इसके अलावा कई ऐसे बिल्स थे जिसपे आपने भी एक बार बात की कि जो इंट्रोड्यूस हुए थे और स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किए गए थे। उसमें खासकर डीएनए टेक्नोलॉजी का एक जो बिल था, डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। और चूंकि हम इस समय में रह रहे हैं जहाँ कोविड का इतनी मार रहा है, इससे एक तरीके से हेल्थ सेक्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस पिछले 1.5-2 वर्ष में पूरे देश में देखने को मिला है। तो ये एक बिल प्रायोरिटी पे रहेगा सरकार के। इसके अलावा जो अमेंडमेंट बिल है इस पे भी स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल, ये भी एक बिल है जो पिछले वर्ष मॉनसून सेशन के दौरान ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसकी भी संभावना है कि वो इस वर्ष इस सेशन में उसको भी एजेंडा पे रखा गया है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए भी एक बिल है जो 2019 में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो भी उसकी भी स्टैंडिंग कमेटी द्वारा उसकी रिपोर्ट दी गई है। तो वो भी एक बिल है जो पारित होने की संभावना है। इसके अलावा जो नए बिल है उसमें खासकर जैसे आप देखेंगे कि सरकार का ये एक एजेंडा रहता है कि लेजिस्लेटिव फोकस उनके जो गवर्नेंस एजेंडा को आगे बढ़ाएं, वैसे कौन कौन से बिल्स उनको पुश करने का एक प्रयास रहता है। तो आईबीसी जो 2016 के वर्ष में जो सरकार ने एक प्रयास किया था कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी सिस्टम जो है देश का वो और सुधरे और उसको सुदृढ़ किया जाए। तो उसी लय में आगे इस बार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, जिससे खासकर कि जो कॉर्पोरेट डेटर्स होते हैं और उनको जो डिस्ट्रेस होता है उसको कैसे ज्यादा सुचारू रूप से उसको रिजॉल्व किया जाए, उसका समाधान लाया जाए। और खासकर जो 3 ऑर्डिनेंसेस की भी जो आपने बात की उसमें से एक ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक ऑर्डिनेंस उसमें शामिल है। उसके अलावा एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021, ये भी एक ऑर्डिनेंस है जिसको इस सदन में पारित करने का फोकस रहेगा, जो कि खासकर जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन्होंने जो हमारे जो देश की जो आर्म फोर्सेस हैं उनको किस तरह से उनका जो सप्लाई है उसको मेंटेन किया जाए। तो उसके सिलसिले में ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल जो है उसका फोकस उसी पे रहेगा। और जो आखिरी ऑर्डिनेंस है जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र में जो हर वर्ष हम देखते हैं कि जो पोल्यूशन की मात्रा जो खासकर विंटर जो मतलब शीत ऋतु में आते आते जो बहुत बढ़ जाती है, तो खासकर उन समय और पूरे वर्ष के दौरान किस तरह से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाए, तो इस ऑर्डिनेंस को भी पारित करने का प्रयास है। बिल्कुल संजय जी, मोटे तौर पर अभी जयराज पांड्या ने हमें तमाम बिल के बारे में बताया है। आपकी नज़र में जो हम विधायी एजेंडा देख रहे हैं पूरा 23 बिलों को लेकर, आपकी नज़र में कौन से ऐसे बिल है जो सरकार की कोशिश रहेगी वो पहले पास कराए जाएं? खासकर ऑर्डिनेंस को लेकर भी समय सीमा होती है, इसलिए जाहिर तौर पर एजेंडे पर वो सबसे ऊपर होगा, लेकिन आपकी नज़र में अहम बिल कौन से रहने वाले हैं इस बार? देखिए, इसमें जो जयराज जी ने बताया उसके तौर पे ज्यादातर आप अहम बिल देखेंगे वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेक्टर के हैं, जो काफी अहम उस लिहाजन हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को वापस
एक पटरी पे लाना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट है। लोगों की नज़र से अगर देखें तो एक बिल जिसकी वो चर्चा हो रही थी कि जिसमें ओल्ड एज वाले जो लोग हैं, अभिभावक और उनके बच्चों का वो क्या है, मुझे लगता है कि वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, और उसमें दोनों पक्ष की बात कही गई है कि जो बच्चे होंगे उसमें बच्चों का दायरा भी मेरे ख्याल में बढ़ाया गया है, जिसमें जो अडॉप्टेड बच्चे हैं या उनके जो बेटी दामाद होंगे, इस तरह का जो किया गया है वो लोगों के इंटरेस्ट में काफ़ी होगा और ऐसी चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। जो दिल्ली, चूंकि हम लोग इस रीजन में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी की जो बात है और उसके लिए एक विधेयक है कि एक कमीशन बनाया जाए, वो ऐसा होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ उसका इम्पैक्ट जो है चर्चा के बारे में पूरे देश और पूरी दुनिया में होता है। और एक अगर दिल्ली में ये सिस्टम इवॉल्व हो जाता है जिसमें सही में आने वाले समय में उस पर फायदा होता है, तो ये देश भर में उस तरह की चीज़ें लागू हो सकती हैं। जो भी विधायी कार्य हैं जो संसद में लाए जाते हैं, कुछ तो साथ में एक और भी मैं देख रहा था कि कुछ ऐसे विधायी कार्य लाए गए जो काफी जमाने से पेंडिंग है, पर्टिकुलरली राज्यसभा में पेंडिंग है। उसके बारे में भी मंत्रालयों को कहा गया है कि आप एक विचार कीजिए कि ये इतने समय से पेंडिंग है, सालों साल से, तो उनको क्या किया जाए, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्या उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए या उन्हें नए कलेवर में या समय के साथ जो चीजें चेंज हुई हैं उनको इवॉल्व करके किया जाए। एक और प्रीति जी, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा था जो अदरवाइज कई बार लोग बाहर नहीं समझ पाते, लेकिन ये चीज जानना बड़ा अहम होता है कि संसद का जो विधायी कार्य के दरमियान जो डिबेट होती है या अदर जो डिबेट होती है वो काफी एनलाइटनिंग डिबेट कई बार होती है और लोग क्यों स्वीपिंग एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि संसद में काम नहीं होता है या कुछ चीज नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने अपने जो नए एमओएस है, इन पर्टिकुलर सांसदों को भी बार बार ये बल दिया जाता है कि वो जब संसद का सत्र चल रहा हो तो पूरे समय संसद में रहें, लेकिन चूंकि एमओएस जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं उनकी एक तरह से ग्रूमिंग की भी प्रक्रिया होती है और साथ में वो भी आए भी हैं सरकार के अंदर मंत्रिमंडल समूह में, तो उनको कहा गया है कि आप पर्टिकुलरली आप जब रोस्टर पे नहीं हैं तो आप बैठ करके डिबेट सुनिए और पर्टिकुलरली राज्यसभा के डिबेट सुनिए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कुछ चीजें राज्यसभा में ज्यादा अच्छा वो डिबेट हो जाता है। दो कारण से, एक तो प्रोफेशनल्स भी राज्यसभा में ज्यादा हैं बनिस्बत की लोकसभा के, और छोटा सदन है और कई बार चीजें लोकसभा में बहुमत के आधार पर ज्यादा निकल जाती हैं और राज्यसभा में फिर आकर के उस पर कई बार ऐसा होता है कि डिस्कशन ज्यादा लंबा हो जाता है, उसमें व्यक्तियों की भी प्रमुखता हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखें तो इस चीज पे जो एक स्ट्रेस है कि विधायी कार्य जो है वो सारे तमाम बिल जो जयराज जी ने आपने बताया वो सारे बिल ही अहम हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी के पास गई हुई जो है उसके लिए भी एक रहता है कि वो आ जाएं और वो आगे निकल जाएं। तो सत्र तो बहुत बड़ा नहीं है और विपक्ष भी बहुत सारी चीजें कहेगा, डिस्ट्रप्शंस भी होंगी, लेकिन हमने एक बड़ी अच्छी चीज पिछले समय में देखी है कि इतने डिस्ट्रप्शन के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद सदन की प्रक्रिया फिर जो अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो विधायी कार्य भी हो जाते हैं और बाकी चर्चा भी हो जाती है। एक प्रमुख चीज जो पिछली बार देखने को मिली थी राज्यसभा में, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि वो कंटिन्यू करे, क्योंकि गुलाम नबी आजाद का पिछला सेशन इन पर्टिकुलर जिसमें वो रिटायर हुए, उसमें वो लोकसभा की परंपरा जहां कई बार सीधे सीधे डिस्ट्रप्शन की होती थी, वो डिबेट की परंपरा ज्यादा चाह रहे थे। जो लोकसभा राज्यसभा में पिछले समय में हो रहा था कि लोकसभा से जो भी आए उसको किसी तरह बुलडोज करो, ऑब्स्ट्रक्ट करो, हालांकि वहां संख्या भी बदल गया है, अब बीजेपी और एनडीए की संख्या वहां काफी अच्छी हो गई जो पहले वो नहीं थी। तो ये चीज एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि वहां एक नए सदन के नेता आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सॉरी प्रतिपक्ष में नए सदन के नेता तो पीयूष गोयल हैं, तो वो चीज देखने वाली चीज होगी कि राज्यसभा में ये चीज किस तरह से पैन आउट करता है। बिल्कुल, जो अहम बात कही है जयराज पांड्या अभी संजय जी ने,
एक तो प्रधानमंत्री ने नई मंत्रिपरिषद को साफ तौर पर कहा है कि डिबेट की गुणवत्ता के लिए पूरी तैयारी करें, और उन्होंने कहा कि विपक्ष जो कड़े और बड़े प्रश्न करेगा और उसके लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखें। हमने देखा क्योंकि कोविड की वजह से भी जो तमाम चुनौतियां आई हैं, सत्र बीच में रोकना पड़ा, शीतकालीन सत्र पूरी तरह से एक तरह से स्थगित करना पड़ा, वो हुआ नहीं। उत्पादकता के लिहाज से जो बात अभी संजय जी ने भी कही है कि पहले हमने डिसरप्शन देखा लेकिन उसके बाद अच्छी डिबेट भी देखी। उत्पादकता के लिहाज से हम अगर पिछले कुछ सत्रों को देखें तो वो कैसे रहे हैं और इस बार हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी, मैं संजय जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, और इनफैक्ट अगर उत्पादकता की बात करें तो पिछले मॉनसून सेशन की अगर हम बात करें तो छोटा सेशन था, सितंबर 2020 के महीने में हुआ था। कम समय होने के बावजूद काफी विधेयक उस सेशन में पारित किए गए और 145% लोकसभा की उसमें उत्पादकता रही थी और राज्यसभा की उत्पादकता उसमें 99% रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव जो फोकस है कि भाई उनके जो विधेयकों को उनको पारित कराना है और दोनों सदनों में कार्रवाई हो, इस पे उनका जो फोकस रहता है, ये प्रोडक्टिविटी के माध्यम से ये एक हमें जानने को मिलता है। लोकसभा में लगभग 58 घंटे से ज्यादा का फंक्शनिंग हुआ था और राज्यसभा में लगभग 40 घंटे 40 आवर्स में से थोड़ा कम उनका फंक्शनिंग रहा था। और ये केवल ये नहीं बात है कि उसमें केवल लेजिस्लेटिव एजेंडा था जो उसमें कवर किया गया था। इसके अलावा काफी सारे ऐसे नॉन लेजिस्लेटिव एजेंडा है, जो इंटरवेंशंस है, जिससे सांसद गण है जो अपना पक्ष रखते हैं, दोनों पक्ष एवं प्रतिपक्ष से, उनको भी समय दिया गया था। और कई सारे फाइनेंशियल इश्यूज पे भी फोकस किया गया था। और फाइनेंशियल इश्यूज की ही अगर मैं बात करूं तो इस साल जो मॉनसून सत्र में जो लेजिस्लेटिव एजेंडा रखा गया है, उसमें सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स इस वर्ष की, जो बजट सत्र के बाद जो अधिक जो डिमांड्स होती हैं कई सारे जो मिनिस्ट्रीज के द्वारा, उनको भी इस सेशन में कंसिडर करने का एक एजेंडा में उसको समावेश किया गया है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी जो इस सेशन के दौरान हम जिसको देखेंगे। और जितने विधेयकों की बात हमने अब तक की, उसके अलावा कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल बिल्स हैं जो कि कई सारे नए संस्थाएं हैं या कई सारे एग्जिस्टिंग संस्थाएं हैं, उनको कैसे और रिफॉर्म किया जाए, उनको फोकस करते हुए लाने का एक इंट्रोड्यूस करने का एक एजेंडा में उनको समावेश किया गया है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल है, वो इन सारे प्रोफेशंस को कैसे और रिफॉर्म किया जाए उस पर फोकस करता है। कैंटनमेंट बिल है, ये एक ऐसा बिल है जो पूरा जो कैंटनमेंट बोर्ड्स है पूरे जो देश भर में फैले हुए हैं, उनका कैसे और उनका आधुनिकीकरण हो, उस पे फोकस करते हुए एक ये बहुत महत्वपूर्ण बिल जो है जो लाया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल है, वो लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, तो इस पर फोकस के साथ ये भी एक बिल है जिसको इस सत्र के लेजिस्लेटिव एजेंडा में जिसका समावेश किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बिल है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे विश्व भर में क्लाइमेट चेंज का जो इम्पोर्टेंस है जो बढ़ रहा है, तो इसी तरह जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और इसी तरह से फॉरेस्ट को कैसे और अच्छे से कंजर्व किया जाए, तो उसको फोकस लाते हुए फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन को, जिससे देश में बढ़ावा मिले, इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बिल भी एक ऐसा जो नया बिल है जो लाया जा रहा है। और लोकसभा में पारित हो गया हो और राज्यसभा में पारित होने में जिस बिल का मतलब जो बिल अभी जो बाकी है, वैसा एक बिल जो रहा है वो भी एक इस संस्था से रिलेटेड है जिसको इस सत्र में जो पारित करने के लिए जिसका फोकस रहेगा। सो इस किस्म से बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल तरीके से जिन पे फोकस रहेगा कि कैसे दोनों सदनों के द्वारा देश के विकास में लेजिस्लेटिव जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। और संजय जी, सरकार जाहिर तौर पर जो एजेंडा है वो उस पर आगे बढ़ना चाहेगी और तेजी से काम भी करना चाहेगी, लेकिन विपक्ष भी अपने एक एजेंडे के साथ इस मॉनसून सत्र में सामने आएगा। तो क्या लग रहा है रणनीति विपक्ष की क्या रह सकती है सत्र को लेकर? देखिए, विपक्ष की रणनीति तो साफ होगी। लोकसभा में कम से कम राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता वो हैं। और एक विडंबना ये है कि वहाँ सदन के कांग्रेस की तरफ से नेता कोई और होते हैं और असल नेता मतलब कोई और है, तो वो वहाँ पे उनका एक डिस्ट्रप्शन का वो रहता है।
लेकिन बहुत सारी पार्टियां, अगर जो आप देखेंगे, जो पार्टी विपक्ष में बैठती है, बीजेडी एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बीजेडी को लें, तो बीजेडी की एक ऐसी पार्टी है जिसको हमने वॉकआउट करते हुए नहीं देखा, या शोर मचाते हुए। वॉकआउट शायद किया हो, लेकिन शोर मचाते हुए हमने बिल्कुल। नहीं देखा। तो बात करते हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष चर्चा चाहेगा, और अवश्य वो चर्चा होनी चाहिए। उसकी शुरुआत कोविड के तमाम चीज़ों से होती है, फिर और भी तमाम जो बातें हैं जिस पे वो करना चाहेंगे चर्चा। एक और भी चीज़ मुझे लगता है राजनीतिक कारणों से जो अहम हो जाता है, वो इसलिए कि 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, और अगला जब सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र, उस समय तक जो चुनाव की घोषणा है जी। 5 राज्यों की, यूपी इन पर्टिकुलर, जिसमें काफी प्रोमिनेंट वो राजनीतिक दृष्टि से हो जाता है, तो वो काफी पास हो गया, लगभग उस समय में वो हो चुका होगा। तो उसका जो मोमेंटम है, जो टेम्पो और हीट है, वो विपक्ष के दल चाहेंगे कि इस समय कुछ इस तरह की बातें की जाएं, बनाई जाएं, जिसको लेकर के थोड़ा माहौल उन जगहों पे वो गरमाया, राजनीतिक माहौल गरमाया जा सके। इनमें से एक जगह तो कांग्रेस सत्ता में है, पंजाब में, वहां की अलग समस्याएं हो रही है। बहरहाल, तो सत्ता पक्ष में जो पार्टियां हैं वो भी इन चीजों को हाईलाइट करती हैं। फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही, मुझे लगता है कि उसके बारे में जरूर कई विपक्षी दल चर्चा करना चाहेंगे, कि ये आरक्षण की जो प्रक्रिया थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ही डिसाइड कर सकता है कि ओबीसी किसके पास होगा, और मराठा आरक्षण वो खारिज हो गया। उसको लेकर के भी कई लोग थोड़ा एजिटेटेड हैं। हाँ। तो इस तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के वो आएंगी, और आई एम श्योर, जैसा वो प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मंत्रियों को कि आप हर तरह के जो भी सवाल होंगे, उस सवाल को गुणवत्ता के तौर पर ले जाने के लिए तैयार रहिए। और पार्टी के तौर पे भी सत्तारूढ़ पार्टी का ये होगा कि ठीक है, आप, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी किसी विषय की सदन में, और उसमें विपक्ष के पास अगर वो पॉइंट्स हैं, तो सरकार को वो घेर सकती है। वरना कई बार ये होता है कि अगर आप आधी अधूरी तैयारी के साथ आ गए, या आप केवल शोर मचाना चाहते हैं, तैयारी है नहीं, ऐसा भी कई ओकेजनों पे हमने देखा है कि वो शोर मचाते हैं और उस पर चर्चा नहीं चाहते, क्योंकि वो किसी तरह से इशू लिंगर करता रहे कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हमें समय नहीं मिल रहा। ऐसा भी एक स्ट्रैटेजी कई बार विपक्ष में नेताओं की, और एक खास नेता की पर्टिकुलरली, वो रणनीति उनकी रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष ये चाहेगा कि जो भी विषय, जितने भी विषय संभव हो सके, उन विषयों पे किसी समय आप लेकर के आए, उस पर चर्चा वो हो जाए। केवल मेरा एक चीज मैं जरूर ये चाहूंगा कि ये जो प्रश्नकाल का डिस्ट्रप्शन है वो न हो। बाकी समय में आपको बहुत सारे समय मिलते हैं जिसमें कि आप अपने मुद्दे उठा सकते हैं, क्योंकि वो आमतौर पे होता है कि डिस्ट्रप्शन में एक एडजर्नमेंट मोशन लेकर के आते हैं, जो अस्वीकार मतलब होता है, अस्वीकार हो जाता है। कारण भी मतलब सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि मॉर्निंग में कोई हेडलाइन बनाई जाए। उस अगर प्रक्रिया से थोड़ा विपक्ष के लोग दूर रहे तो वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और जयराज पंड्या, अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने, हम देखें तो डिजिटाइजेशन को लेकर बातें कही। उन्होंने कहा कि ऐप लॉन्च होगी जिसमें स्टेट असेंबलीज और संसद की कार्रवाई देख सकेंगे लोग, यानी हर एक के हाथ में मोबाइल के जरिए अब सीधे कार्रवाई वो देख सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे। साथ ही जो लाइब्रेरी है उसको भी एक तरह से पूरी तरह से डिजिटल करने पर जोर दिया जा रहा है। एक तरह से जितना हो सके पेपरलेस काम होने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो ये जो बदला हुआ स्वरूप अब हम देख रहे हैं, और हो सकता है मानसून सत्र के दौरान ही किसी तरह की घोषणा भी हो जाए इसको लेकर, ये कितना सकारात्मक है? जी, बिल्कुल, ये बहुत ही सकारात्मक एक पहल है। और हम अगर इसको कोविड के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, ताकि हम ये देखा है पिछले 1-1.5 वर्षों में कि कैसे लोग जो हैं वो कैसे सरफेस टू सरफेस, जैसे जो बात होती है कि जो सैनिटाइजर का जो प्रयोग है, या कैसे जो सरफेसेस या पेपर जिससे टच करने से जो पूरा ये जो एक कोविड को फैलने का जो एक पूरा जो पूरे विश्व में जो एक
माहौल बना है, तो जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन होता है उससे एक ये भी होता है कि आपका पेपरलेस वर्क होने से एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी उत्पादकता बढ़ती है, और इसके साथ साथ पूरा प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है, पूरा प्रोसेस और एफिशिएंट हो जाता है। टाइम जो पहले हम जो पूरा जो पेपर वर्क होता था उसको न केवल उसके कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, बट ये भी उसका एक पहलू दूसरा रहता है कि कैसे हम जो प्रोसेस को पूरा अगर डिजिटाइज कर सकें। और इसमें कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो 17वीं लोकसभा की शुरुआत से जिनको प्रमोट किया जा रहा है, जैसे जिसमें जो क्वेश्चंस फाइलिंग का जो एक इनिशिएटिव रहा हो, हाँ। या जैसे आपने बताया कि जो लाइब्रेरी को डिजिटाइज करने की जो बात है, या फिर जो एक पोर्टल बनाया गया है जो बहुत ही एक सराहनीय पहल है, जिसमें सारी जो विधानसभाएं हैं पूरे देश की, उनके डॉक्यूमेंट्स आप एक ही वेबसाइट के माध्यम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सराहनीय पहल है। और इसी दिशा में आने वाले दिनों में जैसे ही आपने बताया कि स्पीकर लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने भी कहा है कि और कई इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल बहुत ही एक अच्छा सकारात्मक दिशा में एक पहल है, और इसको और कैसे प्रमोट किया जा सकता है उसमें और पहलू और उन पे गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ समय पूरा हो गया। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। संजय सिंह जी आपका, जयराज पांडे आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। और कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है उसके बाद अब संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। एजेंडे के लिहाज से हमने देखा कि ये सत्र काफ़ी अहमियत तो रखता ही है। सरकार लगातार कहती रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ सत्र में सामने आएगा। ऐसे में नियमों के अनुसार मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के आपसी सहयोग से उत्पादकता और कामकाज के लिहाज से ये सत्र बेहतर साबित हो, इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।